गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटरमिनेंट को लेकर अर्थात सारणी को लेकर है, उसके आज के लेक्चर नंबर 2 में हम तृतीयकरण की सारणी का मान किस प्रकार निकालते हैं उसको लेके बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट का मान किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर की जो सारणी होती है या डिटरमिनेंट होती है उसकी वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अपन ने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सारणी का मान तभी निकलेगा जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो देखिए, मैंने कंसीडर कर लिया है A1, B1, C1, ये हो गया आपके पास में A2, B2, C2 और ये हो गया आपके पास में A3, B3 और ये C3। ये आपके पास में देखिए थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी डिटरमिनेंट का मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर लिख सकते हो सारणी ऑफ ए, जिसको अपन ने कहा था इसका सिंबल कुछ इस प्रकार है जो कि मॉडुलस के जैसा ही है। अब इसका जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार A1, B1, C1, ये हो गया आपके पास में A2, B2, C2 और ये हो गया A3, B3 और C3। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें आपके पास में ये फर्स्ट पंक्ति, सेकंड और थर्ड, अर्थात इसमें 3 ही पंक्तियां है और 3 ही स्तंभ है। इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3, ये सब थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स कहलाते हैं या अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये थर्ड ऑर्डर की है अर्थात 3 का स्क्वायर, अर्थात इसमें 9 एलिमेंट होंगे, 9 अवयव होंगे। यदि आपके पास में 2 ऑर्डर की होती है तो ये आपके पास में इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर, और इसमें अपन देखेंगे कि आपके पास में थर्ड ऑर्डर की अर्थात 3 का स्क्वायर बराबर 9 एलिमेंट्स होते हैं। अब अपन बात करें, अपन ने मैट्रिक्स के अंतर्गत डिस्कस किया था मुख्य विकर्ण के अवयव। तो A1, B2 और C3, ये जो आपके पास में एलिमेंट है, ये एलिमेंट अग्रज विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और C1, B2 और A3, ये जो लाइन है ये आपके पास में पिछले विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, अब सीखते हैं अपन इसका एक्सपांशन किस प्रकार करते हैं या इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ चूज करना है। अपन फर्स्ट पंक्ति ले सकते हैं, सेकंड पंक्ति भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अलोंग इस डिटरमिनेंट को अपन एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पंक्ति के अनुदिश आप इसका एक्सपांशन कर रहे हो उसके प्रत्येक एलिमेंट को, ये आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपके पास में सेकंड एलिमेंट है और ये आपके पास में थर्ड एलिमेंट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को एकांतर क्रम में धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखते हैं। एकांतर क्रम का मतलब क्या है, एक टर्म छोड़कर। यदि पहला धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक और तीसरा धनात्मक रहेगा। यदि इस पंक्ति की बात करें तो पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक और तीसरा ऋणात्मक, क्योंकि अपन ने कहा है कि अल्टरनेट अर्थात एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम का मतलब यह होता है, यदि आपके पास में A1, A2 और A3 नंबर है
तो ये आपके पास में पहला पॉजिटिव रहेगा, तो दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। ये इसका एकांतर क्रम कहलाता है। अब देखिए, इसके प्रथम पंक्ति के अवयव को एकांतर क्रम में क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के साथ में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एकांतर क्रम में चेक करेंगे, यदि पहला पॉजिटिव तो दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया, देखिए आपके पास में नेगेटिव, और तीसरा वापस आपके पास में पॉजिटिव, और ये आपके पास में पहला पॉजिटिव। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार कर रहे हो उसके लिए आपके पास में, यदि अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं तो एकांतर क्रम में क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाकर रखते हैं। अब यदि चिन्ह की बात करें तो यदि थर्ड बाई थर्ड ऑर्डर में पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब वापस इसमें अल्टरनेट बात करें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये प्लस। देखिए, पंक्ति के अलोंग जाए या स्तंभ के अलोंग, सब में एकांतर क्रम होना जरूरी है। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखिए, सब में आपके पास में अल्टरनेट है या एकांतर क्रम है। कोई भी आपके पास में कंटिन्यू प्लस नहीं है और कोई भी आपके पास में लगातार दो माइनस नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन एकांतर क्रम में। अब ध्यान दें, यदि मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर रहा हूं तो पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। यदि मैं द्वितीय पंक्ति के अनुदिश करूंगा, इसके अनुदिश, तो पहला माइनस रहेगा, दूसरा पॉजिटिव रहेगा और तीसरा वापस माइनस रहेगा। तृतीय पंक्ति के अनुदिश करूंगा तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा आपके पास में पॉजिटिव रहेगा। तो ये था आपके पास में इसके, जिस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश इसका एक्सपांशन करते हैं उसको अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख लिया A1, ये हो गया आपके पास में माइनस का B1 और ये हो गया आपके पास में प्लस का C1। मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदिश लिख लिया। अब देखिए, इसके साथ में उस डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं जिस डिटरमिनेंट में पहले अवयव कौन सा A1 आया है, तो A1 वाली पंक्ति और A1 वाला स्तंभ नहीं आना चाहिए। अब A1 की पंक्ति कौन सी है, ये, और स्तंभ ये। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हाइड कर लूंगा, इसको भी हाइड करूंगा और इसको भी हाइड करूंगा। पीछे कौन से एलिमेंट बचे, B2, C2, B3, C3। तो यहाँ पर एलिमेंट आएंगे B2, C2, B3 और C3। ठीक बात। बीच में आपके पास में माइनस का B1। अब इसके साथ में वो डिटरमिनेंट आएगी जिसमें B1 जिस पंक्ति या स्तंभ में है उसको हाइड करेंगे। अब B1 यहाँ है तो एक तो इस पंक्ति में आएगा और एक इस स्तंभ में आएगा। तो देखिए, अपन यदि बात करें इसको और इसको मैं यदि छुपाता हूं तो पीछे क्या बचेगा, A2, C2, A3, C3। तो यहाँ पर आपके पास में A2, C2 और आपके पास में A3, C3, अर्थात इसमें आपके पास में B का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब अपन तीसरी बात करते हैं प्लस का C1। तो C1 की यदि बात करें तो C1 कहाँ है, यहाँ है। तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को अपन हाइड करते हैं। तो पीछे एलिमेंट कौन सा बचा, A2, B2, A3, B3। तो यहाँ रहेगा आपके पास में A2, B2 और A3, B3। एक बार वापस अपन रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहली पंक्ति के अनुदिश अपन प्रसार कर रहे हैं। या लिख लेता हूं मैं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार। ठीक है। तो प्रथम पंक्ति के अवयव को क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार लिखते हैं। यदि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। अब देखिए, पहला A1 है तो A1 के साथ में उस डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें A1 वाली पंक्ति और A1 वाला स्तंभ दोनों नहीं आएंगे। उसके अलावा जो भी डिटरमिनेंट बनेगी B2, C2, B3, C3 ये रही। अब B1 की बात करें तो B1 के अनुसार ये और आपके पास देखिए ये नहीं आना चाहिए।
तो क्या बचेगा A2 C2 A3 C3, और यहाँ पर आपके पास C1 की बात करें, ये है C1 तो ये अपन हटा लेते हैं, तो क्या बचेगा A2 B2 A3 और B3, तो ये आपके पास में इसका वैल्यू आ गई। अब देखिए ये क्या रहा, ये एक आपके पास में सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है जिसको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ओपन करना सीखा था, इसका प्रसार करना। इसका प्रसार किस प्रकार करते हैं, मैंने कहा था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी A1 इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई B2 C3, बीच में माइनस आएगा, और B3 C2, तो ये हो गया C2 B3, माइनस का B1 पहले इसका इसके साथ में, तो ये हो गया A2 C3 माइनस का C2 A3 प्लस C1 पहले इसका इसके साथ में, तो A2 B3 माइनस A3 B2, तो ये था अपने पास में सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को एक्सपांशन करना या प्रसार करना, जिसमें पहले इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसका इसके साथ में। अब देखिए मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस माइनस प्लस B1 C2 A3, और प्लस का बचेगा यहां पर आपके पास देखिए C1 A2 B3, और ये माइनस का बचेगा C1 A3 और B2। अब मैं पॉजिटिव को अलग कर लेता हूं और नेगेटिव टर्म को अलग लिख लेता हूं, तो देखिए एक पॉजिटिव ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो क्या वैल्यू देगा, मैं यहां पर लिखता हूं आपके पास में देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, सबसे पहले A1 B2 C3, A1 B2 C3 प्लस आपके पास में B1 C2 A3, B1 C2 A3, फिर आपके पास C1 A2 B3। अब मैं क्या करता हूं, बाकी वाले में माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये टर्म माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो A1 B3 और C2 प्लस का B1 A2 C3 प्लस का रहेगा C1 A3 और B2। तो ये जो आपके पास में समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण तृतीय कोटि का या थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसकी सारणी का मान कहलाता है या सारणी का प्रसार कहलाता है। अब देखिए ये तो था इस प्रकार एक्सपांशन करना। अब मैं आपको इसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को जो कि थर्ड ऑर्डर की है उसको एक डायग्राम के अनुसार बताऊंगा, जिसमें अपन सीधा मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए अपन ने अभी क्या क्या अवयव लिए थे। सबसे पहले मैं वही एलिमेंट लिखूंगा। पहले A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये तो अभी अपन ने कंसीडर किया था। अब मैं दो एलिमेंट और आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, ये तो अभी वाली जो डिटरमिनेंट थी, अब मैं दो एलिमेंट आगे बढ़ाता हूं। A1 B1, A2 B2, A3 B3। देखिए ये आपके पास में कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं कि इसकी वैल्यू अपन शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं, और इसको बोलते हैं सारूश डायग्राम। ठीक है, और ध्यान रहे ये हमेशा तृतीय क्रम की सारणी का मान निकालने के लिए ही एप्लीकेबल है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, ये तृतीय कोटि की है और ये मैंने एलिमेंट एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर देखिए इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में।
अब देखिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, अर्थात इसका अपन छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक बात। अब वापस अपन उल्टा स्टार्ट करेंगे। उल्टा किस प्रकार, पहले ऊपर से किया था, अब नीचे से करेंगे। पहली पंक्ति, ठीक है। अब यहां से करेंगे वापस, और ये आपके पास में अब लास्ट एलिमेंट। तो ये है आपके पास। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इसके अंदिश बहना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको एक साइन चेंज करवा देता हूं। इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक बात। अब देखिए आपके पास में उसको क्या करना है, अपन को A3 को B2 से और B2 को आपके पास में C1 से, B3 को C2 से और C2 को आपके पास में A1 से, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। मैंने इसलिए मिटाया था ताकि आपके पास में जब पेन चेंज होगा तो आपको दिखने में आसानी रहेगी। देखिए अब क्या करना है, पहले आपके पास में इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, देखिए A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस आपके पास C1 A2 B3, तो C1 A2 और B3। ये तो आपके पास में एक टर्म। फिर करना है माइनस, और ये वाले टर्म जो मैंने उल्टे निशान लगाए हैं ना रेड पेन से, वो A3 B2 C1। तो ये हो गया A3 B2 C1 प्लस का B3 C2 A1, तो B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1, तो C3 A2 और B1। अब देखिए ये था आपके पास में सारूस डायग्राम। अब मैं इसका और इसका यदि कंपेयर करवाऊं तो यहां पर देखिए आपके पास पहला टर्म क्या है, A1 B2 C3 A1 B2 C3 B1 C2 A3 B1 C2 A3 C1 A2 B3 C1 A2 B3 माइनस का A1 B3 C2। तो देखिए आपके पास में A1 B2 C3 और B1 A2 C3, तो आपके पास में B1 A2 C3 और C1 A3 B2, तो C1 A3 B2 दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। तो आप जब एग्जाम में यदि एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को फॉलो करते हुए आप सीधा निकाल सकते हो। एक बार मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले इस एलिमेंट का इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ A1 B2 C3, फिर इसका, फिर इसका, फिर वापस माइनस करके इसका साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में। रेड पेन वाले माइनस के बाद में आएंगे और ब्लैक पेन वाले माइनस से पहले आएंगे। ये था आपके पास में थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए सारूस डायग्राम। अब देखिए अब अपन क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपके पास में एक कोई डिटरमिनेंट दे रखी है 1 2 0 और आपके पास में 2 3 1 और आपके पास में 3 0 2। अपन को कहा गया है कि इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस सारणी का मान किस प्रकार निकालेंगे। मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करूंगा। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार यदि अपन करते हैं तो सबसे पहले 1 एज इट इज, इसके साथ में डिटरमिनेंट कौन सी रहेगी, जिसमें 1 नहीं आ रहा हो, 1 इस पंक्ति और इस स्तंभ में आ रहा है, तो इसके अलावा कौन सा बचा 3 1 0 2। तो देखिए ये 3 1 0 2। फिर मैंने कहा था बीच में -2 और इसके साथ में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक ये, क्योंकि 2 आपके पास में ये है तो इसको और इसको छुपा लो। तो 2 1 3 2, तो ये रह गया 2 1 3 2 प्लस का 0 और इसके साथ में 0 वाली टर्म ये और ये, इसको दोनों को हाइड कर लो। तो 2 3 3 0, तो ये आ गया 2 3 3 और 0। लेकिन यहाँ 0 होने के कारण इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 0 और माइनस का 2, ये रह गया 2 2 जा 4 माइनस का 3 प्लस का 0। तो अब देखिए 6 और 4 माइनस 3 1, तो माइनस का 2
और आपके पास में वैल्यू आ गई 4, तो इस सारणी का जो मान होगा वो आपके पास में 4 आएगा। अब एक बात ध्यान दो, ये था आपके पास में सारणी का मान। यदि अपन को सहज डायग्राम की सहायता से करते तो मैं यहाँ A1 B1 A2 B2 A3 B3 लिखता, अर्थात वापस आगे यहाँ पर 1 2 2 3 और 3 0 लेके पहले इसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर वापस इसका और इसका। तो आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हो। अब देखिए, कभी कभी डिटरमिनेंट में क्या आता है, इसी डिटरमिनेंट को जब अपन सॉल्व करने जाएं तो एक पंक्ति में 2 शून्य आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में, मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख लेता हूं, ये आपके पास में 0 आ गया है। इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा ध्यान रहे जब भी सारणी का मान निकालो तो उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार उसका खोलो जिसमें अधिकतम शून्य हो, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो देखिए इसमें एक 0 है, इसमें 2 0 है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करूंगा। तो मैंने अभी आपको चिन्ह बताए थे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। आपको याद नहीं रखना है, याद सिर्फ ये प्लस रखना है। प्लस के बाद में अल्टरनेट माइनस आएगा, माइनस के बाद वापस प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, अल्टरनेट चिन्ह रखने हैं। तो यदि मैं तृतीय पंक्ति के अनुदिश करूं तो ये चिन्ह आएंगे। तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट का चिन्ह पॉजिटिव 3, इसके साथ में इसकी पंक्ति को स्तंभ को हाइड करो तो क्या रहेगा 2 0 3 1। तो 2 0 3 1 और बाकी दोनों आपके पास में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जिसका अपन को कोई भी मतलब नहीं है। यदि लिखना भी चाहो तो आपके पास देखिए ऐसे आएंगे, माइनस का 0, इसको हाइड करो और इसको हाइड करो तो क्या रहेगा 1 0 2 1, प्लस का 0 ये, तो इसको हाइड करो और इसको हाइड करो तो 1 2 2 और 3, लेकिन ये दोनों 0 हो जाएंगे तो वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6। ठीक है, तो ये था आपके पास में। एक बार वापस बता देता हूं, जब अपन 3 को मैंने लिख लिया, अब इसके साथ में कौन सी डिटरमिनेंट आएगी, जिसमें 3 स्थित है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हाइड कर लो। 3 यहां पर है तो इसको और इसको छुपा लो। पीछे कौन सा रहा है 2 0 3 1, तो 2 0 3 1। अब देखिए 0 ये है तो इस पंक्ति को स्तंभ को छिपा लो तो पीछे क्या बचेगा 1 0 2 1 1 0 2 1। फिर आपके पास में इसको और इसको अपन हाइड करेंगे तो पैसे क्या रहेगा 1 2 2 3, तो ये रहेगा आपके पास में 1 2 2 3। तो इस प्रकार अपन सारणी का प्रसार करके उसका मान निकाल सकते हैं तृतीय कोटि की